Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. देहरादून के मुख्य बाजारों से हटाया गया अतिक्रमण, एसएसपी के निर्देश। त्योहारी सीजन में दुकानों के बाहर ठेला, रेहड़ी और रिंग लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हरिद्वार जेल से फरार कैदियों का नहीं लगा सुराग, गढ़वाल रेंज आईजी ने 50-50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की। तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन। देहरादून टनकपुर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा 8 फीट लंबा 300 वर्ग मिलीमीटर का मोटा केबल, लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन से रतूड़ी सेरा के पास बंद, हिल कटिंग के दौरान हाईवे पर गिरे बोल्डर, मालवा दोनों और वाहनों की कतार लगी। जोशीमठ में निर्माणाधीन हाईवे पर हुआ भूस्खलन, चट्टान अपनी तरफ आते देख जान बचाकर भागे मजदूर, पहाड़ कटिंग के दौरान हुई घटना। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशवी पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। गौचर मार्केट में एक दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मारपीट हुई। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बहाल की। एक पक्ष ने तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की पुष्टि की। कर्णप्रयाग और गौचर क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है दो समुदायों के बीच, तो वहाँ मजिस्ट्रेट संतोष पांडे जी ने बीएनएसएस धारा 163 लागू कर दी है नगरीय क्षेत्र गौचर और कर्णप्रयाग में, और एसपी साहब के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात है। स्थिति अभी नियंत्रण में है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। देहरादून में मौसम बदलने से दून अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सर्दी, नजला और वायरल संक्रमण के कारण लोग परेशान हैं। उप चिकित्सा अधीक्षक धनंजय डोभाल ने बताया कि दिन में धूप और शाम को ठंड के कारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। सभी डॉक्टरों को समय पर मरीजों को देखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सलाह दी कि बुखार पर पैरासीटामोल लें और डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही डेंगू के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ कारण है। एक तो ये है कि जो मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है कि दिन के समय बहुत गर्मी है और सुबह और रात में देखें तो मौसम ठंडा हो जाता है, उसके चक्कर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इस समय फेस्टिवल टाइम है, ओपीडी के दिन कम हुए हैं, जिसके बारे में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो जो बचे दिन रह जाते हैं उसमें थोड़ी अतिरिक्त दबाव रहता है, लेकिन ये है कि सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को बता दिया गया है कि उस समय बैठे 9 बजे से 3 बजे तक का हमारा टाइम है, उस दौरान वो वहाँ पर रहें, जिससे ताकि किसी भी तरह की अवस्था आगे न बढ़े। उत्तराखंड के गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने मीडिया से बताया कि अक्सर ऐसा होता है, जो मामले थानों पर निस्तारण के लिए होते हैं वो एसएसपी और आईजी ऑफिस तक आ जाते हैं। इसको लेकर थानेदारों को साफ निर्देशित किया गया है, अगर ऐसे मामले बार बार आते हैं और इसमें अगर थाने से संबंधित अधिकारी की वजह से इस प्रकार के मामले आए तो इसके लिए संबंधित थाने के प्रभारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब के द्वारा निगरानी की जाती है कि उनके यहाँ जो शिकायत वगैरह आती है वो तत्काल L1 माने थाना स्तर पर आता है, तो इसको भी थाने के द्वारा प्रॉपर ढंग से जिसकी जांच है, पीड़ित जो है उनसे बात कर लिया जाए। बात करने में भी काफ़ी जोर दिया गया है। सीएम साहब खुद इसमें जो पीड़ित है उनसे बात करते हैं, तो थाना अध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि आपके द्वारा मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम पूरे लगभग 1.5 साल हो रहे हैं इसको, लेकिन आपके द्वारा बात नहीं की जा रही। तो मैंने कहा अगर बाय द वे इस तरह के आने वाले दिनों में जब मैं समीक्षा करूंगा, यदि इस तरह थाना के द्वारा पीड़ित के साथ बात नहीं की जा रही है तो इसको एडवर्स लिया जाएगा। नहीं, यही चीज़ है, ये सीएम पोर्टल का ही हवाला है, जैसे सीधे उनके पास जाता है।
अगर वो समाधान नहीं करेगा तो वहाँ सीनियर ऑफिसर तक क्यों आएगा। तो इसी बात पर बल दिया कि आपके यहाँ से कितने प्रकरण जिले में एसपी के यहाँ, आईजी और पुलिस मुख्यालय तक आता है। यदि आपके द्वारा निस्तारण नहीं किया गया, इट मीन्स तभी ये आगे आ रहे हैं। तो इस पर मैंने कहा कि आप लोग अपने स्तर से टेकअप करिए और उसका समाधान करने के लिए यदि आपसे संबंधित है, अपराध से संबंधित है, तो आपके स्तर से निस्तारण होगा और आपको इस निस्तारण करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं, इस तरह के प्रकरण ज्यादा आते हैं ऊंचे लेवल में सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ, तो फिर आपके एडवर्स लेते हुए आपके खिलाफ जांच और आपके खिलाफ कार्रवाई। राज्यपाल ने देहरादून स्थित उत्तराखंड युद्ध स्मारक शौर्य स्थल से वायुसेना के वायुवीर विजेता कार रैली को रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून से यह रैली आगरा, लखनऊ, दरभंगा, बागडोगरा, हाशीमारा और गुवाहाटी से होते हुए 27 अक्टूबर को तवांग पहुंचेगी। रैली मार्ग में आने वाले युद्ध स्मारकों का भी दौरा करेगी। अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली, जो लद्दाख के थॉयस से, जो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहां से शुरू करके, और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। यानी कि 7000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूंगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ, और दूसरी तरफ एक्सीलेंस, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि पूरे राष्ट्र के लिए हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि हमारे वायु योद्धा किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से हर एक चुनौतियों को लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी है। मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। यह उपचुनाव भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद हो रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार इस उपचुनाव में 90,540 मतदाता भाग लेंगे, जिनमें 44,765 पुरुष और 45,565 महिला मतदाता शामिल हैं। 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट डालने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जितना भी हम लोग का आकलन हुआ है, केदारनाथ क्षेत्र के बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहां पर सामान्य तौर पर मौसम रहता है। बर्फबारी की जो संभावनाएं होती हैं वो दिसंबर के पश्चात प्रारंभ हो जाती हैं। तो चुनाव के तिथि के दिवस पर स्नोफॉल की जो संभावना है वो कम है, लेकिन उसकी तैयारी हम पूरी रख रहे हैं। हमारी जितनी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी उनके साथ में बचाव के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। ईवीएम मशीन्स का पर्याप्त संख्या में रिजर्व भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या भी हमने अधिक रखा हुआ है। जितना मतदेय स्थल की संख्या उसके हिसाब से हमने काफ़ी अधिक मात्रा में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया है। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में वहाँ पर पोलिंग पार्टियों का आवश्यक सामग्री उनको वहाँ तक पहुँचाना और वहाँ से मतदान के पश्चात वापस संग्रहण केंद्र पर पहुँचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा के बीच 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र यजय ने बताया
कि हाल के दिनों में यात्रा में तेजी आई है। हालांकि मानसून के कारण कुछ समय यात्रा बाधित रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रदेश सरकार एवं समिति द्वारा श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, विगत एक सप्ताह से जो हमारी यात्रा है बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है और धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफी वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण से मार्ग बाधित हुए थे, खास करके जैसे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेजी के साथ में जो राहत और पुनर्वास के पुनर्स्थापना के कार्य संचालित किए गए, उसके कारण व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू कर दी गई थी। और वर्तमान में जिस गति से श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रियों की संख्या हमारे धामों में पहुंच रही है, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में कपाट बंद होने तक बड़ी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से निरंतर जो यात्रा व्यवस्था है उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और जो संबंधित विभाग और एजेंसियां यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई वो भी निरंतर अपने जो उन कार्य है उन कार्यों को संपादित कर रहे हैं। किसी प्रकार जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं उनकी यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास। त्योहारी सीजन में खाने पीने के सामान और मिठाइयों की डिमांड क्षेत्र में बढ़ जाती है। लगभग हर व्यक्ति अपने परिजनों का मुंह मीठा कराकर उन्हें त्योहारों की बधाई देता है। तो वहीं बाजार में मिलावटखोरी रोकने के लिए संबंधित विभाग भी इन दिनों बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने के सामानों की गुणवत्ता परखता है। वहीं डोईवाला की देहरादून रोड पर श्री श्याम बीकानेर मिष्ठान भंडार के नाम से मिठाई की दुकान खोली गई, जिसका डोईवाला विधायक ने विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया। दुकान संचालक ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि गुणवत्ता युक्त, शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई आमजन को दे सके। श्याम बीकानेर मिष्ठान भंडार का विधिवत ओपनिंग हुई है और इसके लिए मैं इस प्रतिष्ठान के जो ऑनर हैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ और की जनता को भी मैं विशेष रूप से त्योहारों का सीजन है, दीपावली और जितने भी त्यौहार हैं उनकी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बहुत अच्छा एक ये रहा कि हमारे डोईवाला चौक में एक आवश्यकता थी इस तरह के मिष्ठान भंडार की और मैंने जब भी देखा उसमें इन्होंने एक जो हमको टेस्ट कराया मिष्ठान, बहुत ही उम्दा क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी। इसके लिए मैं विशेष रूप से इन लोगों का आभारी हूँ कि आप डोईवाला जो क्षेत्र है हमारा, उसको एक क्वालिटी देने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से आप बधाई के पात्र हैं और सभी लोगों को और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को भी विशेष रूप से बधाई। निश्चित रूप से एक अच्छी, स्वादिष्ट और गुणवत्ता वाली मिठाई की दुकानों की आवश्यकता डोईवाला क्षेत्र में है। निरंतर यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और बाजार में इनकी आवश्यकता भी है। अब आने वाले त्योहारी सीजन में अच्छी शुद्ध मिठाई मिले, इसलिए हम बीकानेर के जो निशांत यादव जी हैं, प्रतिष्ठान के मालिक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपनी मिठाई की शुद्धता और गुणवत्ता को बनाए रखें ताकि एक क्षेत्रवासियों को एक स्वच्छ और स्वास्थ्यपूर्ण, जिससे उनके स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी ना हो, ऐसी मिठाई वो मिल सके और उनके जो प्रतिष्ठान है वो बहुत अच्छे से चल सके। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। निशान जी को मैं बधाई दूँगा। जैसा कि निशान जी ने बताया कि पहले भी 2 प्रतिष्ठान हैं, एक हैदराबाद में और एक इस्लामाबाद में और एक बीकानेर में। मेरी जैसे तो बातचीत होती क्योंकि वास्तव में हमने टेस्ट भी किया और एक गुणवत्तापूर्ण मिठाई है और उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र को जो है गुणवत्तापूर्ण मिठाई वक्त आएगी। मिष्ठान में से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये शुद्धता के साथ खिलाएँ, तो मावा और उनकी जो भी और मिठाई होती है उसमें शुद्धता हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। ये प्राइस है अपना, अगर इनको जो है उसमें मुनाफा नहीं हो पा रहा है तो प्राइस अलबत्ता ही बढ़ा लें। ज़्यादा मुनाफा देखिए भी खाने वाले लोग भी हैं बाजार में, लेकिन गुणवत्ता जरूर चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 172 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा राशि दी और सिटी फॉरेस्ट कैंसर हॉस्पिटल व मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से यह बहुप्रतीक्षित योजना पूरी होगी, जिससे 2050 तक हल्द्वानी के पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था होगी। धामी ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का समर्थन करते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहले ही कहा है कि हम जल्दी ही इस बार जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून सबसे बात करने के बाद, सबकी राय के बाद, जो विशेषज्ञ लोगों ने जो काम किया है उनकी समिति के आधार पर प्रारूप समिति का हमने गठन कर दिया है। हम भू कानून को लागू करेंगे और जो भू कानून हमारा पहले से लागू है और इसमें हमने पहले से जो प्रावधान किए हुए हैं कि कोई भी एक परिवार के अंदर 250 वर्ग फीट से ज़्यादा ज़मीन अगर कोई खरीदेगा जो परिवार के दायरे में आता है तो उस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है, या किसी निवेश के लिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र के लिए, अन्य किसी काम के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो भूमि क्रय की है और उसने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया है, या उस भूमि का अभी भी जो है समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी सभी भूमियों के खिलाफ, सभी ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक जांच हो रही है। सभी जिलाधिकारी, सभी राजस्व विभाग के लोग इस जांच को कर रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी भूमि कानूनों के तहत सरकार में निहित की जाएगी। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक आरटीओ ऑफिस का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं की जांच की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर के कार्यालयों में कार्य मुस्तैदी से होना चाहिए और उन्होंने चेतावनी दी कि वह कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने प्रेस वार्ता की और बताया कि बीते माह 20 सितंबर को ओखल कांडा के युवक मनमोहन को खनस्यू थाने में उप निरीक्षक सादिक हुसैन और 2 सिपाहियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिस पर उन्होंने आंदोलन किया, जहां आज उनके आंदोलन की जीत हो गई है, क्योंकि न्यायालय के निर्देश पर मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि आज भी कई लोग ओखल कांडा की उस घटना पर पीड़ित को परेशान कर रहे हैं। मदन बलगाई जी द्वारा मेरे को बार बार फोन किया जा रहा है कि आप पुलिस से राजीनामा कर लो, पुलिस से किसी प्रकार की दुश्मनी मत करो, आप मारे जाओगे, इस प्रकार से वो दबाव बना रहा है। और ये जो पैसे वाली बात कर रहा है बिल्कुल गलत बात है और मैं अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। इससे मुझे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। बहुत से मुझे किसी का खतरा होता है, इसमें उन लोगों के वो लोग जिम्मेदार रहेंगे। हसीन लोग पीड़ित को न्याय दिलाने में नाकाम रहे और लगातार सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा पीड़ित के साथ जो है धमकाया जा रहा है, उसको समझौते के लिए बाध्य किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम आप सब पत्रकार भाइयों के आशीर्वाद से उस पीड़ित को न्याय दिलाने में अब तक सफलता हमको पहली सीढ़ी के रूप में मिल चुकी है। और जिन पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट की और पुलिस के अधिकारियों ने जो हमें एनसीआर 6 दिन का हमें समय दिया था, 28 तारीख को हमारा आंदोलन समाप्त हुआ, 4 तारीख को पुलिस ने उस पर मुकदमा मजिस्ट्रेट से आज्ञा ले ली कि मुकदमा चलने के लिए उन पर आदेश आ गया। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश देख सकते हैं। अब लगातार उत्तराखंड के स्वाभिमान और उत्तराखंड के किसी नौजवान को ऐसे पीटा नहीं जाएगा। इस लड़ाई से ये साबित होता है और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भी जब तक पीड़ितों को हम सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, ये न्याय प्रक्रिया जारी है और लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं
कि जब न्यायिक प्रक्रिया गतिमान है, लोगों को गुमराह जो कभी एफआईआर देते हैं, कभी वापस लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी 420 का मुकदमा बनता है। अगर वो नहीं संभले तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम तो हरीश पनेरू, राज्य आंदोलनकारी। पहाड़ों में आजकल कई ग्रामीण इलाकों में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो खासकर मौसम को लेकर, तो पहाड़ों में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और इस कड़ाके की ठंड में भी ग्रामीण इलाकों में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है। राम भक्त ठंड की परवाह न करते हुए भगवान रामचंद्र जी की लीला का पूरा भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं एक और बात करें जोशीमठ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे ग्राम सभा मेरठ की, तो यहाँ भी भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है, जिस लीला को देखने के लिए यहाँ हर दिन सैकड़ों की तादाद में राम भक्त पहुँच रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी की लीला का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि ग्राम सभा मेरठ में इस बार 3 वर्षों के बाद भगवान श्री रामचंद्र की लीला का मंचन किया जा रहा है। खटीमा फाइबर्स लिमिटेड में 6 करोड़ रुपए की बकाया राशि नहीं मिलने पर व्यवसायियों ने नए प्रबंधन का घेराव किया। पुरानी व्यवस्थाओं के तहत गत्ता, भूसी और कबाड़ प्रदान करने वाले करीब 12 व्यवसायियों ने मात्र 1% राशि मिलने के बाद विरोध जताया। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने व्यवसायियों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। व्यवसायियों ने तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी है। आज हम गए थे, जो नई वहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो आया, हमने उनसे कहा कि जो पुराने टाइम पे व्यापारियों ने खटीमा फाइबर को जो भूसी दी हुई है, जो गत्ता और कबाड़ दे रखा है, जो अखबार है वो दे रखा है, तो 12 व्यापारियों को लगभग 6 करोड़ रुपए उनको बकाया है और फैक्ट्री कहती है कि 1% देंगे 6 लाख रुपए, 6 करोड़ की जगह 6 लाख रुपए। तो आज हम व्यापारियों के सदन के पास गए हैं और उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है कि वो आइटम ऊपर अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे। तो हमने कहा भाई व्यापारियों को मिलना चाहिए, जो व्यापारियों का जो धन है 6 करोड़ उन्हें मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर हम आंदोलन की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर मैनेजमेंट से बात करके हमें 15 दिन के अंदर अवगत कराएंगे। से हम लोग पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं और हमारा भूसी का पेमेंट यहाँ पर बकाया है। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगभग 6 करोड़ की लगभग लिस्ट आज आई है यहाँ पर। और हम लोग सिर्फ एक मार्जिन मनी लेकर हम काम करते हैं और फैक्ट्री को पूरी आपूर्ति करी, सप्लाई करी। और लास्ट ईयर इन्होंने हम लोगों से एक स्टेटमेंट लिया है कि फैक्ट्री में तुम्हारा क्या बैलेंस है, और कंपनी बैंक से और दूसरा सरकार से हमें मिलवाया गया कि हाँ इतना पैसा हमने देना है। और लास्ट 13 अक्टूबर की बात थी, आज पूरे 1 साल बाद हम बैठे हैं और पिछले महीने इनका एक मेल आता है कि आपको हम 1% पैसा ही दे पाएंगे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो उस बात को लेकर हम लोगों को काफ़ी रोष था, हम लोगों ने काफ़ी दौड़ भाग करी, हम लोग हाई कोर्ट वगैरह गए तो मामला वहाँ से निकल करके NCLT कोर्ट पे चले गया था। अब कोर्ट में चले गया तो मामला कोर्ट का है, तो हम लोगों ने इस फैक्ट्री को आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं माननीय विधायक जी के साथ में कि जो हमारा ये 6 करोड़ रुपए है, ये हमारे सभी लोगों, बहुत ही गरीब भाई हैं, सब लोग हैं और कहीं के घर में शादी है, कहीं बीमार हैं और ये पैसा इन्होंने हमारा रोका हुआ है। तो आज विधायक जी के साथ बैठ के अग्रवाल जी हैं यहाँ पर, मैनेजर साहब, उनसे काफ़ी अपनी दरखास्त करी है, लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं बात, क्योंकि केस तभी सॉल्व होगा जब ये फैक्ट्री में गेट पर ताला लगेगा, तभी हमारी सुनवाई होगी। यहाँ कि उन्होंने अपने व्यूज पॉइंट बताए थे और उनका यह कहना था कि जो पैसे हैं वो उन सबको मिलने चाहिए। हमने अपना व्यू क्लियर कट शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये जो मामला है ये कोर्ट के फैसले के अधीन है, इसका हमारी तरफ से कोई भी कंप्लेंस के अलावा और कोई भी इशू बनता नहीं है। विधायक जी ने जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में अपने जो
हमारी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनको हम संज्ञान में ला देंगे। वो बाद में उनकी जो भ्रांति है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।